नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट से मिली है हरी झंडी। अग्निपथ योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एससी का फैसला बरकरार रखा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। बता दें, अग्निपथ योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को हरी झंडी दिखाई है। दोनों ही योजनाओं को खारिज कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका गई थी, उसके बाद से वहां पे भी हरी झंडी इसको दिखाई गई थी और यही याचिका को बरकरार रखा है और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। आपको बता दें, हरी झंडी दिखा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अग्निपथ योजना अभी भी बरकरार है, उसके फैसला हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दी है। इसी फैसले को लेकर अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। तो ये वही अग्निपथ योजना है जो 16 जून 2022 को लागू हुई थी और इसके पीछे तमाम आगजनी हुई थी, पथराव हुए थे और देश के कई राज्यों में हड़कंप भी मचा था। और इसी के चलते देखिए, एक के बाद एक बड़ी याचिका जो है वो दायर की जा रही थी। पहले दिल्ली के हाई कोर्ट में की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो अग्निपथ को सुप्रीम मोहर मिल चुकी है और अग्निपथ योजना के मद्देनजर जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है अग्निपथ योजना को लेकर। दो याचिका दायर की गई थी अग्निपथ योजना के मद्देनजर और ये दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजनाओं को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने और अग्निपथ योजना की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, दोनों ही याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज हो चुकी है। हरी झंडी एक बार फिर से अग्निपथ योजना को मिल चुकी है। तो बता दें, अग्निपथ योजना वो योजना है जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टी भी एक साथ एकजुट आ गई थी और इस योजना को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही थी। प्रदर्शन हो रहे थे इस योजना के मद्देनजर और कई जिलों में, कई राज्यों में आगजनी भी हुई थी, पथराव भी हुए थे जब ये योजना लागू की गई थी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट पे पहुंची थी योजना। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना से जुड़े जितनी भी याचिका थी सबको खारिज कर दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हरी झंडी दिखा दी अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने। अग्निपथ को चुनौती देने वाली दोनों याचिका खारिज हो गई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और चुनाव से पहले ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। सबसे पहले उद्धव गुट ने सामना में कहा है कि बांग्लादेश की तरह बीजेपी हिम्मत दिखाए। इसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम का समर्थन करते हुए कहा है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है और इसमें हेरफेर की कोई संभावना नहीं है। वहीं अब संजय राउत ने पलटवार किया और साफ साफ कहा है कि अजीत पवार को ईवीएम पर भरोसा है तो वो उनका मुद्दा है, देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सुनिए।
अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजित पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी लोजपा दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा रालोजपा चाचा पशुपति कुमार पारस तो दूसरा हिस्सा लोजपा के रूट में बेटे चिराग पासवान को मिला। लेकिन चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई राजनीतिक विरासत की लड़ाई और भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रविवार को एक कार्यक्रम में चिराग पासवान का नाम सुनते ही पशुपति पारस भड़क गए। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है। सुनिए। आपके भतीजे की पार्टी हमारे भतीजा क्या कहता है जी? इसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है, उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। इसके मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक और ललितपुर में एक युवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। पूरा मामला बता दें कि युवक पर उसी की कॉलोनी में रहने वाले राजा नामक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं युवक को आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। हमारे साथ छुरी मारी, हमारे बड़ा फालतू है साहब। मुझे है सरेघाट कॉलोनी की 2 नंबर वार्ड, वो 17 नंबर ब्लॉक में 3 मंजिल पर लिखा है। कोई बात नहीं है तो फर्जी में दवा। संभल में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा और कंपाउंडर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। तो बता दें कि अस्पताल पे गंभीर आरोप लगा है। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है और इसी की वजह से परिजनों ने हंगामा काटा है। देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में मां बिलक बिलक कर रो रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गई है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्रत्याशियों सहित अन्य राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटवा दिया है। इसके अलावा जगह जगह प्रत्याशियों के जरिए कराई गई वॉल पेंटिंग पर भी पुताई कराई जा रही है। कुशीनगर में एक बार फिर से पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद घायल सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 18 गोवंशी पशु DCM और तमंचा मौके से बरामद किया गया है। कानपुर के NH2 नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जहां सवारियों से भरी टूरिस्ट बस पलट गई है। बता दें कि बस का अगला और पिछला टायर एक साथ फटने पर यह हादसा हुआ है। तो वही बस में बैठे 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला
और अस्पताल में भर्ती कराया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के टीआई सुरेंद्र स्वर्णकार की विदाई की गई, लेकिन ये विदाई चर्चा में आ गई है और इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर है कि जहां पुलिस छोटे छोटे नियम कायदों को लेकर लोगों का चालान काटते हैं, तो वहीं इस विदाई में जो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है उस पर कार्रवाई कौन करेगा। तस्वीरें हैं जब विदाई समारोह हो रही थी, तो इस समय देख सकते हैं आप किस तरीके से तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है पुलिस की तरफ से, और ये कई सवाल जो है खड़े करती है ये तस्वीरें। ये वीडियो जो है वो सामने निकल के आए हैं, विदाई हो रही थी टीआई की और इसी समय जो है ये वीडियो सामने आया है। बिजनौर में चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। बता दें कि महिला घर से दवाई लेने के लिए निकली थी, तो वहीं सूचना मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मामला थाना क्षेत्र इलाके का बताया जा रहा है। तो बता दें ट्रेन की चपेट में ये महिला आ गई थी और इसके बाद इस महिला की मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है और ये भीड़ जो है वहीं की आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां तेज रफ्तार आ रही बस ने पटरी दुकानदारों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इस हादसे में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पे एकाएक करके कई दुकानों को उड़ा दिया गया है और कई दुकानदारों को रौंद दिया गया है। इसमें कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं सीतापुर से कि कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे ये हादसा हुआ है और बस की क्या हालत है, ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे नजर आ रहा है। कई वाहन इसमें क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है और आगे की जांच में जुट गई है। तो ये भीषण सड़क हादसा जो है इसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई बाइक यहाँ पे नजर आ रही हैं आपको, कई दुकानें नजर आ रही हैं, कई ठेले नजर आ रहे हैं जिनको उड़ा दिया गया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि लूट के मामले में दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे, कई कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बता दें कि एक बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सूचना पे नाका लगाते हुए थाना हरिपर्वत ने चेकिंग की और अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की, तो इन दोनों अभियुक्तों ने पुलिस टीम के ऊपर फायर खोल दिया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने फायर किया। तो एक अभियुक्त जिसका नाम प्रमोद जाटव है वो घायल हो गया। दूसरे अभियुक्त सुरेंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। अभियुक्त प्रमोद जाटव के ऊपर 25 से ज़्यादा लूट और डकैती के मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं और ये थाना सिकंदरा का हिस्ट्री शीटर भी है। इसको फर्स्ट एड देने के बाद इलाज हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे और कुछ कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी जानकारी, यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। डीएम माला श्रीवास्तव का अधिकारियों को दिशा निर्देश। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से होगा चुनाव। डीएम ने कहा है कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। डीएम की तरफ से ये कहा गया है अराजक तत्वों पर होगी पैनी नजर।
चुनाव आयोग की गाइडलाइन का कराया जाएगा पालन। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। तो वहीं डीएम का कहना है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रही है। जिलाधिकारी लगातार और अराजक तत्वों पर पैनी नजर होगी, डीएम द्वारा कहा गया है। तो अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन। निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम गाइडलाइन किस तरीके से उनका पालन कराया जाए ये भी डीएम ने कहा है। तो यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके बाद से तमाम तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। लोकल बॉडीज के हिसाब से और बाकी एटीएम प्रशासन साहब लोकल बॉडीज के हिसाब से सीएससी बेलाफेरा से 4 केस पेशेंट रेफर किया गया था, जो 108 एम्बुलेंस लाया गया। बाकी एग्जामिन करने पर किसी ने 3 लोगों को सर में चोट लगी थी, एक को हाथ में चोट लगा था। 4 में से 1 महिला है, बाकी 3 पुरुष है। अटेंडेंट से पता करने में पता चला कि मारपीट का केस हुआ, जिसकी वजह से 4 घायल हुए। बाकी 4 को भर्ती कर दिया गया, इलाज चालू है। उन्नाव में एक युवती ने खुद को आत्मदाह करने का प्रयास किया। बता दें कि पीड़ित युवती ने पड़ोस के युवक पर 1 महीने पहले मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन युवक पर कार्रवाई न होने से युवती ने एसपी ऑफिस में ही ऐसा कदम उठाया। तो वहीं ऑफिस में मौजूद पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में युवती को हिरासत में लेकर ज्वलनशील पदार्थ को कब्जे में ले लिया है। मामला उन्नाव के थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नहीं सर, कुर्सी नहीं, हमें कुर्सी नहीं, हमें रायबरेली में दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के रहने वाले परिवार पर जानलेवा हमला किया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजनों ने आरोपी दबंग अरविंद तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन दबंगों के आगे खाकी भी नतमस्तक दिखी। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है। तो जानकारी दे रहे हैं आपको कि किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया गया है। घायलों को अस्पताल में रेफर किया गया है। सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों के आगे खाकी नतमस्तक दिखी। सीएससी बेलाफेरा से 4 केस पेशेंट रेफर किया गया था, जो 108 एम्बुलेंस लाया गया। बाकी एग्जामिन करने पर किसी ने 3 लोगों को सर में चोट लगी थी, एक को हाथ में चोट लगा था। 4 में से 1 महिला है, बाकी 3 पुरुष है। अटेंडेंट से पता करने में पता चला कि मारपीट का केस हुआ, जिसकी वजह से 4 घायल हुए। बाकी 4 कासगंज में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चौराहे पर लगे होर्डिंग और बैनरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जब्त कर लिया है। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। साथ ही बताया जा रहा है कि आज निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। साथ ही आदर्श आचार संहिता का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से तस्वीर
आपको दिखा रहे हैं कि होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे हैं। निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता लागू हो गई है, उसके बाद से ये पुलिस का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तमाम जगहों से होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे हैं एकाएक करके। तो कल रात से ही ये काम शुरू हो चुका है। रविवार रात से होर्डिंग और बैनर हटाए जाने के काम जो है पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब रविवार रात को होर्डिंग और बैनर हटाए जा रहे थे, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है। और बड़ी जानकारी, बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। राज्य में शिक्षक बहाली को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा नियमावली 2023 लागू करने पर लगी है मुहर। नई नियमावली में सभी अभ्यर्थियों को 3 मौके दिए जाने की बात कही गई है। अब आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की नियुक्ति। नई नियमावली के अनुसार शिक्षक अब राज्यकर्मी होंगे। सभी तरीके से शिक्षक परीक्षा में बैठक पाएंगे। सभी तरह से शिक्षक परीक्षा में बैठक पाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिहार से। अब आयोग के माध्यम से होगी शिक्षकों की नियुक्ति और इसी संदर्भ में नई नियमावली लागू कर दी गई है और इसके अनुसार शिक्षक अब राज्यकर्मी होंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सभी तरह से शिक्षक परीक्षा में बैठक पाएंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। और आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी से बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत पहुंचे हैं। इफ्तार पार्टी में एक और जहां चिराग पासवान की उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण रही, तो वहीं करीब 9 साल बाद जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने राबड़ी आवास में कदम रखा। पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच दूरियों के बाद शायद ये पहला मौका रहा जब पप्पू यादव राबड़ी आवास पहुंचे। पप्पू यादव के स्वागत के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद गेट के तक पहुंच के और हाथ जोड़कर पप्पू यादव का अभिवादन किया। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि इन दिनों जो डर और नफरत का माहौल है, सिर्फ उसके खिलाफ संदेश है। उन्होंने कहा है कि अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। रमजान इंसानियत और मानवता का संदेश है। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के 14 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रेम का संदेश का काम किया है। तो बता दें, इफ्तार पार्टी रखी गई थी बिहार के डिप्टी सीएम द्वारा और ये राबड़ी देवी के आवास पे ये इफ्तार पार्टी हुई थी। तमाम बिहार के राजनीतिक दल के कई बड़े नेता वहां पे पहुंचे थे। ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव उनके साथ नजर आए हैं। इसी के साथ नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, सब इस पार्टी में पहुंचे थे। चिराग पासवान भी इस पार्टी में पहुंचे थे। तो इफ्तार पार्टी रखी गई थी और वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की 14 करोड़ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।